हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आज हम क्लास 10th का कवर करेंगे मिरर। कि ये मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इससे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? मिरर। तो बच्चों मिरर क्या होता है? दो तरह का मिरर होता है हमारे पास। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। हमें ये दोनों ही पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर। ये भी हमें पढ़ना है, जब इसका समय आएगा इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हमें मिरर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिरर क्या होता है? इट इज ए हाईली रिफ्लेक्टेड it is a highly polished रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो मिरर क्या होता है बच्चों? हमने अपने घरों में देखा है, जब हम जिससे अपना चेहरा फेस देखते हैं, उस मिरर के पीछे से उसको पॉलिश कर दिया जाता है और हाईली पॉलिश किया जाता है। एक छोटा सा पॉइंट भी वहां रहना नहीं चाहिए। अगर छोटा सा भी पॉइंट रह जाता है तो हमें उसी पॉइंट से अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? हाईली पॉलिश्ड। रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब है? हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसी लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, फिर वो हमसे चल के किसके ऊपर पड़ती है? मिरर के, और मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर। ठीक, इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर ये क्या होता है? इट, देखो ये सेम है इसी के जैसा ही, ये भी इट इज ए हाईली पॉलिश्ड, बस जहां रिफ्लेक्टिव लिखा है ना, यहां चेंज कर देंगे, यहां लिख देंगे रिफ्लेक्ट हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग। देखो जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, कर्व में। प्लेन तो ये सीधा हो गया, वो कर्व में होता है। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा? बिल्कुल सीधा। और एक साइड से उसको क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, और एक साइड से उसको ऐसे ही बिना पॉलिश के रहने देते हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो आता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो जब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन देखो, प्लेन मिरर से दो तरह की इमेज बनती है, या दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे इमेज बनती है। पहला होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हो गया,
बिल्कुल छोटा सा जैसा कोई पॉइंट हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इस तरह से जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो। ठीक है, जब हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तब इमेज किस तरह से बनती है उसका फिगर ये पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है तब कैसे इमेज बनती है ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट को। इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोई प्लेन मिरर लिया जिसको एक साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है, यहां इसको क्या कर रखा है, पॉलिश। ठीक, और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रखा है यहां। ठीक है, ये क्या रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनती है, क्या इसका रे डायग्राम है। एक्चुअली देखो इससे बहुत सारी रे आएंगी जो इससे टकराएंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ दो रे लेता हूं। ठीक, एक ये आई और एक ये। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब बच्चों हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊं, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। ये एक तरह से बाउंड्री है, इस पर जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल। इस वाली रे के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये। अब अच्छा, अब ये वाला एंगल कौन सा होगा, क्या मैं इसको इंसिडेंट एंगल बोल दूं, इंसिडेंट एंगल होगा ना, ये रे इधर से आई और नॉर्मल के साथ बना रही है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को तो हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और ये एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। मैंने इसको I1 मान लिया। तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन के बाद हम जानते हैं इसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट होगी, इस ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट होगी, समझ रहे हो। तो मैं बिल्कुल सेम, ये भी कितना हो गया, I1। ठीक, अब अगर ये I2 है सेकंड रे के लिए, तो ये बिल्कुल सेम I2 पे रिफ्लेक्ट होगा, ये भी कितना है, I2। ठीक, अब बच्चों इसकी इमेज यहां कैसे बनेगी, देखो मैं क्या करूंगा, इनको पीछे बढ़ाऊंगा इधर, इसको भी, तो पीछे बढ़ाने पर ये जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, ये इसकी इमेज होगी। ये अगर O ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज O डैश, यहां मिलेगी इसकी इमेज। और हमेशा याद रखना एक बात कि ये देखो, अगर आप इसका रे डायग्राम पेंसिल और चंदे की सहायता से बनाएंगे ना, विद द हेल्प ऑफ चंदा एंड पेंसिल, तो बिल्कुल करेक्ट आपके पास ये मिलेगा कि ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम आएगी मिरर से इमेज की डिस्टेंस की, समझ रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको इसको मान लेता हूं O, यहां x, तो बच्चों O x विल बी O डैश x ऑलवेज, याद रखना। और देखो कैसा इमेज बना हमारा, पॉइंट इमेज ही बनेगा। इमेज भी कैसी बनी है, पॉइंट इमेज। ठीक है,
ऐसा तो नहीं कि छोटी इमेज पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज बन गई एक्सटेंडेड, इमेज भी पॉइंट ही बनी। एक बात इसमें और है, मुझे ये देख बताओ कि ये जो है ये रियल इमेज बनी या वर्चुअल इमेज बनी है। हम जानते हैं रियल इमेज वो होती है जब रे एक्चुअली किसी पॉइंट पर जाती हुई मिलती प्रतीत नहीं मिलती हो, और वर्चुअल इमेज वो होती है जब दो रे किसी पॉइंट पर प्रतीत होती है मिलती हुई या एपियर होती है। यहाँ एपियर टू मीट हो रहा है ना, देखो रियल में तो ये रे आई यहाँ टकराई इधर निकलेगी, रियलिटी तो है ये। अब ये मैंने पीछे बढ़ाया तो अगर मैं इनको यहां से देखूंगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे पीछे इस पॉइंट पर आकर मिल रही हूं। I will feel that like as extending to behind then meet at the point of O dash। समझ रहे हो? तो किस तरह की इमेज बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, अगर हमेशा इमेज किसी पॉइंट पर तब बनती है कि जो रेज है वो अपीयर टू मीट होती है, नॉट एक्चुअली मीट, तो वहां वर्चुअल इमेज बनती है। और जब रियल में किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहां कैसी इमेज बनती है बच्चों? वहां इमेज बनती है रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। Now I have to discuss the image formation by extended object। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी ये कैसे बनती है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यहां अगेन मैंने एक मिरर लिया, इसको एक साइड क्या कर दिया, हाईली पॉलिश्ड, और यहां क्या किया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। ठीक, अब इससे बच्चों एक रे तो यहां से निकाली मैंने, देखो दो रे यहां से निकालूंगा, दो रे यहां से निकालूंगा। ध्यान से देखना कैसे, एक रे निकली, ये परपेंडिकुलरली प्लेन पे गई, और एक रे कहां से निकलेगी, ये। पहले इसी पे ही बात कर लेते हैं। देखिए ये जो रे है बच्चों ये परपेंडिकुलरली मीट करती है इस पे। अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाऊंगा तो वो भी इसके कौन साइड आएगा, ये। इट मींस यहां इंसिडेंट एंगल कितना है, 0। अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0। तो वेव जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस होकर के चली जाएगी। समझ रहे हो? और यहां क्या होगा, अगर मैं यहां इसका नॉर्मल बनाता हूं, ये एंगल मैंने मान लिया I1, तो बच्चों ये एंगल विल बी आल्सो I1। सिमिलरली यही केस यहां चलाता हूं मैं, एक रे ऐसे निकली, एक रे ऐसे निकली, जो रे परपेंडिकुलर थी वो जैसे गई वापस भी वैसे ही आ गई, और ये वाली रे में क्या हुआ कि ये ऐसे गई, यहां नॉर्मल बनाया इसका, तो जितना एंगल ये बनाएगी उतना एंगल बनाते हुए वापस हो गई। समझ रहे हो? अब क्या करेंगे, अब देखो एक्चुअल में तो ये सारी की सारी रे इससे टकराई और टकरा करके वापस चली गई इसी मीडियम में, लेकिन इमेज तो बनेगी, और कहां बनेगी, इधर बनेगी, मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में मिरर के अंदर इमेज बनती है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसके देखो आपको एक मेथड बनाता हूं, ध्यान रखना यहां भी इतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी पीछे जितनी डिस्टेंस पे मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा है। तो मैंने पहले से ही इसे मेजर किया यहां और यहां पॉइंट लगा दिया, इधर भी इसे भी मेजर किया इधर और यहां पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया। देखो अगर मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूं ना, मेरा यहां मिलता, ये इसलिए ये एरर आ रहा है क्योंकि यहां पे 3T का इस्तेमाल, मैं स्केल का
प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ ना बच्चों। अगर प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा इतनी ही डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे फेरबदल करना पड़ेगा ताकि मेरी इमेज कहां बन जाए, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये देखो, ठीक। अब ये, ठीक है, यहां ये ए डैश, ये बी डैश, ये बनी इमेज। और इसमें क्या होगा, मान लीजिए पॉइंट ओ है ना, और ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स डैश। तो बच्चों हमेशा याद रखना यहां पे ए एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ए डैश एंड बी एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स डैश बी डैश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो दोनों की दोनों डिस्टेंस, दोनों की पोजीशन क्या बनेगी, जस्ट इससे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, इतने मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। सेकंड, अगर इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की h है, ये तो फर्स्ट हो गया। अगर इसकी हाइट h है और इमेज की हाइट में मान लेता हूं h डैश बच्चों, तो हमेशा याद रखना h विल बी इज इक्वल टू h डैश, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, या कितने या इसी के बराबर है। मतलब ये चेक करता है कि इमेज मैग्नीफाई हुई है क्या या नहीं हुई है या इक्वल है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब और मैंने क्या बताया आपको, यहां h डैश विल बी इक्वल टू h, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इट मींस मैग्निफिकेशन 1 होगा अगर साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप बड़े आसानी से अपने आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्या इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है वो सब चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा मिरर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मन लगा करके पढ़िए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।